हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा है। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कोर डिजाइन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय द कोर? अगर हम बात करते हैं कि कोर क्या होता है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कोर का फंक्शन क्या होता है? व्हाई डू वी यूज कोर? कोर का यूज होता है आपका होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए। होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए कास्टिंग में जो होलो पार्ट होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कोर। और अगर हम बात करते हैं कोर के मटेरियल की, तो कोर का मटेरियल क्या होता है? कोर का मटेरियल होता है आपके मोल्डिंग सैंड, और मोल्डिंग सैंड के साथ क्या होता है आपका ऑर्गेनिक बाइंडर्स। और ऑर्गेनिक बाइंडर्स में हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं? ऑर्गेनिक बाइंडर्स में हम यूज ले सकते हैं डेक्स्ट्रिन, मोलासेस ले सकते हैं और लिंसीड ऑयल ले सकते हैं। व्हाई डू वी यूज द ऑर्गेनिक बाइंडर्स? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर। कोर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं? ऑर्गेनिक बाइंडर्स को हम यूज में लेते हैं। ये जो कोर होता है इसके चारों तरफ लिक्विड मेटल होता है। कोर इज सराउंडेड बाय मोल्टन लिक्विड मेटल। कोर इज सराउंडेड बाय मोल्टन लिक्विड मेटल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके कोर पर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। एक नेट फोर्स अप्लाई होता है जिसकी डायरेक्शन होती है अपवर्ड। सो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं P। उसे हम क्या कहते हैं? P। दैट इज द P। डिनोशन ऑफ द नेट अपवर्ड फोर्स इज P, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ द लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड बाय कोर माइनस, इसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड है, माइनस वेट ऑफ द कोर। एंड वी नो दैट वेट ऑफ द कोर इज लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड मेटल डिस्प्लेस्ड बाय द कोर। ध्यान रहेंगे, यहां पर जितना वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहां पर है, यानी आपके कोर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कोर ऑफ द लिक्विड मेटल। यहां से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज P इक्वल्स टू VG इन ब्रैकेट रो m माइनस ऑफ रो C। ये फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास मैंने आपको ये नोट भी लिखाया था कि इफ इन द क्वेश्चन वेट डेंसिटी विल बी गिवन देन देयर विल बी अ लिटिल चेंज इन दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में वो क्या चेंज आने वाला है? इस फॉर्मूला में आपके चेंज आने वाला है, दैट इज P विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? G चला जाएगा अंदर और बाहर कौन रह जाएगा? V, दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा S ओमेगा M माइनस ओमेगा C। व्हाट डू मीन बाय द ओमेगा M? Omega m is the weight density of the molten liquid metal, that is equals to rho mg. And what is omega c? Omega c is the weight density of the, जल्दी से बोलिए, C for core material, and this value will be equals to rho c into g. उसके बाद हमने इस कोर के बारे में जाना था कि इस कोर को हम मोल्ड कैविटी में पोजीशन कैसे कर सकते हैं। इस कोर को हम दो मेथड से पोजीशन कर सकते हैं। पहला है कि आप चैपलेट्स यूज में ले लीजिए, दूसरा है कि मोल्ड कैविटी में, कहां पर? मोल्ड कैविटी में रिसेस प्रोड्यूस कीजिए। और ये जो मोल्ड कैविटी में जो रिसेस प्रोड्यूस किया जाता है, इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द कोर प्रिंट्स। मतलब कोर को मोल्ड कैविटी में रखने के लिए, एक ठीक पोजीशन पर रखने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज द चैपलेट्स एंड द कोर प्रिंट्स। एंड व्हाट इज द चैपलेट्स? चैपलेट्स इज द मेटेलिक ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। और ये जो चैपलेट्स का जो मटेरियल होता है, कंपोजिशन होता है, इट इज सेम एज ऑफ कास्टिंग। जो कास्टिंग का होता है वैसा ही मटेरियल चैपलेट्स का होता है। These are the metallic objects. कोर प्रिंट्स क्या होता है? कोर प्रिंट्स आर द प्रोजेक्शंस। कोर प्रिंट्स आर द प्रोजेक्शंस। और ये प्रोजेक्शन कहां होते हैं? ये प्रोजेक्शंस होते हैं पैटर्न पर। कहां होते हैं? पैटर्न पर होते हैं। और इन प्रोजेक्शंस का काम क्या होता है? मोल्ड कैविटी के अंदर रिसेस प्रोड्यूस करना। और इस रिसेस में हम क्या करते हैं? इस रिसेस में हम कोर को प्रॉपर्ली पोजीशन करते हैं। तो टिल नाउ हमने कोर और चैपलेट्स के बारे में ये पढ़ लिया है। अब मैं आपको कास्टिंग में थोड़ा और डेप्थ में ले जाना चाहता हूं। ठीक है, अभी हम कास्टिंग प्रोसेस पे नहीं आए हैं।
अभी तो हमने कास्टिंग का सिर्फ ट्रेलर देखा है मेटल कास्टिंग का। अब मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ ले जाने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोल्डिंग सैंड के बारे में, कि जो मैं आपको कहता आ रहा हूं कि आपके पैटर्न से कैविटी बनेगी, पैटर्न के चारों तरफ मोल्डिंग सैंड होगी। आज हम उसके बारे में डील करने वाले हैं कि मोल्डिंग सैंड में क्या होता है, मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मोल्डिंग सैंड की जो प्रॉपर्टीज है उसको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी हम चाहते हैं उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ द मोल्डिंग सैंड। सो टुडेज टॉपिक इज योर मोल्डिंग सैंड, और अब हम बात करने वाले हैं कि मोल्डिंग सैंड में क्या क्या होता है। सैंड मतलब मिट्टी, तो अगर सैंड है तो सिलिका तो होगा ही होगा। सो मोल्डिंग सैंड में आपके होता है सिलिका। क्या होती है? सिलिका होती है। जो अबंडेंट अमाउंट होता है मोल्डिंग सैंड में, जो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट जिसका होता है वो सिलिका का ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिलिका होती है। उसके बाद होती है क्ले। सिलिका के बाद क्या होती है? क्ले। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। ठीक है, सिलिका होती है, क्ले होती है, उसके बाद होता है वाटर। बिना वाटर मिलाए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज कैसे इंक्रीज होगी? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो सिलिका, क्ले, वाटर। क्या सिर्फ इतना ही होता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमें मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज को भी तो चेंज करना है। मोल्डिंग सैंड को डिजायर्ड प्रॉपर्टीज में लाना है, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करनी है, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करना है, उसके हार्डनेस को भी एक एवरेज वैल्यू के अंदर रखना है, उसकी कोलैप्सिबिलिटी को भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम मोल्डिंग सैंड में मिलाते हैं एडिटिव्स। क्या मिलाते हैं? एडिटिव्स। देखो, हम कह सकते हैं कि जैसे हम खाने में टेस्ट लाने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट मिलाते हैं, तो दीज आर द एडिटिव्स। तो मोल्डिंग सैंड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं एडिटिव्स। सो किसी भी मोल्डिंग सैंड का जो कंपोजिशन होगा वो ये होगा कि उसमें सिलिका होगी, उसमें क्ले होगा, उसमें वाटर होगा, और उसमें क्या होगा? एडिटिव्स होगा। एडिटिव्स क्या होंगे, क्या प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं एडिटिव्स मिलाने से, उसके बारे में भी डील करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल्डिंग सैंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिलिका की अगर हम बात करें तो मोल्डिंग सैंड में आपका जो सिलिका होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 70 to 85%। 70 to 85% जो अमाउंट होगा वो होगा सिलिका का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्ले की, चिकनी मिट्टी की, क्ले की अगर हम बात करते हैं, सो द अमाउंट ऑफ द क्ले विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 to 20%। 10 to 20% क्या होगा? क्ले होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द वाटर। वाटर कितना होगा? वाटर होगा आपका 2 to 5%। कितना होगा? 2 to 5%। आपका वाटर होगा 2 to 5%। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे कम होते हैं एडिटिव्स। सबसे कम क्या होते हैं? एडिटिव्स। इनका अमाउंट होता है 1 to 6%। इनका अमाउंट क्या होता है? 1 to 6% होता है। क्लियर है? सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द मोल्डिंग सैंड। क्लियर है? अब सिलिका को रिप्लेस भी किया जा सकता है। सिलिका की जगह आप जिंक्रोनियम भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, मोल्डिंग सैंड भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। मोल्डिंग सैंड भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की होती है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम बात करते हैं पहले क्ले की, कि एज ए क्ले हम किसको यूज में ले सकते हैं। एज ए क्ले हम यूज में ले सकते हैं बेंटोनाइट एंड केलोनाइट। बेंटोनाइट एंड केलोनाइट, आपको ये दोनों नाम याद रखने। इट इज द टाइप ऑफ द क्ले विच कैन बी यूज्ड इन योर मोल्डिंग सैंड। ठीक है, ये मोल्डिंग सैंड में यूज में लिए जाते हैं, बेंटोनाइट एंड केलोनाइट। क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द मोल्डिंग सैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। कि मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले मैं सारी प्रॉपर्टीज लिखूंगा और उसके बारे में मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज को पिक करूंगा और आपको बताऊंगा कि उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज
ऑफ मोल्डिंग सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। सबसे जो पहली प्रॉपर्टीज होती है वो होती है रिफ्रैक्टोरीनेस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिफ्रैक्टोरीनेस। रिफ्रैक्टोरीनेस प्रॉपर्टी के बाद हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? परमिएबिलिटी। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टोरीनेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ में भी हम 3 टाइप की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्ट्रेंथ पढ़ेंगे? देखिए, स्ट्रेंथ में हम 3 टाइप की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। पहली होगी आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर हम उसमें पढ़ेंगे ड्राई स्ट्रेंथ, बहुत ही इजी है ये, ड्राई स्ट्रेंथ। फिर हम पढ़ेंगे हॉट स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? हॉट स्ट्रेंथ। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बाद हम आएंगे, बताइए किस पे आ सकते हैं? स्ट्रेंथ के बाद हम आ सकते हैं हार्डनेस पर। किस पर आ सकते हैं? हार्डनेस पर आ सकते हैं। स्ट्रेंथ के बाद हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। किसके बारे में? हार्डनेस के बारे में। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हार्डनेस के बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएबिलिटी के बारे में। सो दिस इज फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी ये किन की प्रॉपर्टीज है? कीप इन माइंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड, नॉट द कास्टिंग मटेरियल। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। फ्लोएबिलिटी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एडेसिवनेस। क्या पढ़ेंगे? एडेसिवनेस कह दो, या फिर हम इसे सिंपली एडेसिव कह सकते हैं। एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। एडेसिव आ चुका है तो कौन आएगा अब इसके बाद? कोहेसिवनेस। वेरी गुड, कोहेसिवनेस। और सिंपली हम इसे क्या कह सकते हैं? कोहेसिव कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी आ चुका है तो इसके साथ और क्या आ सकता है? गैस कीजिए। इसके साथ आ सकता है आपके थर्मल एक्सपेंशन। क्या आ सकता है? थर्मल एक्सपेंशन। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लिख रहा हूं मैं आई, दैट इज कोलैप्सिबिलिटी। अब आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टीज तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, आप तो कास्टिंग में सभी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर रहे हो। जी बिल्कुल, मैं कास्टिंग में सभी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर रहा हूं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर रहा हूं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर रहा हूं, और मैं थर्मल प्रॉपर्टीज को भी क्या कर रहा हूं? इंक्लूड कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। So keep in mind, I am again saying that these are the properties of the molding sand, not the molten liquid metal. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिफ्रैक्टोरीनेस। कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टोरीनेस। तो रिफ्रैक्टोरीनेस property is related to the temperature. So the first property is the refractoriness. Refractoriness. And this property I am saying that it is related to the temperature. अब आपको गैस करना है, ठीक है, we will involve in this properties. अब आपको गैस करना है कि यहां हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो किसके टेम्परेचर की बात करेंगे? यहां हम बात करेंगे मोल्टन लिक्विड मेटल के टेम्परेचर की। सो मोल्टन लिक्विड मेटल का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मोल्टन लिक्विड मेटल का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। और रिफ्रैक्टोरीनेस क्या होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड विद सच हाई टेम्परेचर्स। ओके, सो व्हाट इज रिफ्रैक्टोरीनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन लिक्विड मेटल विदाउट फ्यूजन। मतलब आपका जब मोल्टन लिक्विड मेटल, इतने हाई टेम्परेचर वाला मोल्टन लिक्विड मेटल आपकी मोल्ड सरफेस से जब कांटेक्ट में आएगा तो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर उसके ग्रेन फ्यूज ना हो जाए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टोरीनेस। कहने का मतलब यह है कि जिसका रिफ्रैक्टोरीनेस टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतने ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जिसका रिफ्रैक्टोरीनेस टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही मोल्टन लिक्विड मेटल के टेम्परेचर को वो सहन कर पाएगा। अगर बात करते हैं हम यहां पर डेफिनेशन की, सो व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टोरीनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, राइट डाउन, इट इज द
एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड, ये किसकी एबिलिटी है? मोल्डिंग सैंड की एबिलिटी है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड with the high temperature of molten liquid metal without fusion फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, जल नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टोरिनेस प्रॉपर्टी होती है इसको हम किन टर्म्स में डिफाइन करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर। सो हम इसको किसकी टर्म्स में डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर की, तो रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर किसका? सिलिका का होता है 1710 डिग्री सेल्सियस। 1710 डिग्री सेल्सियस मतलब आप सिलिका के साथ 1710 डिग्री सेल्सियस के मोल्टन लिक्विड मेटल को हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। सिलिका के बाद अब हम बात करने वाले हैं जिरकोनियम की, ठीक है। सेकंड इज द जिरकोनियम, सेकेंड वन इज द जिरकोनियम। और जिरकोनियम का कितना होता है मुझे आपको बताना है, गैस करके बताइए। 1710 से ज्यादा होगा या 1710 से कम होगा? गैस कीजिए जिरकोनियम का कितना हो सकता है? किसका? जिरकोनियम का। क्लियर है? जिरकोनियम का आपका होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक क्लियर? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिरकोनियम के बाद अब हम बात कर सकते हैं सेरेमिक की। किसकी बात हम कर सकते हैं? सिरेमिक की। तो थर्ड नंबर पे होता है सेरेमिक। सेरेमिक का होता है आपके 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, क्या याद रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फोर्थ नंबर होता है ग्रेफाइट। फोर्थ नंबर क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का होता है 4800 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप बुक्स की बात करें तो बुक्स में इसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू द 4800 डिग्री सेंटीग्रेड कम दे रखा है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक पीएन राव की बात करें तो पीएन राव में दे रखा है 4200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा कि ग्रेफाइट का रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर क्या है। अब हम बात करते हैं हमें याद क्या रखना है? हमें सिर्फ याद रखना है कि सिलिका का रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर क्या है? किसका? सिलिका का। और हमें याद रखना है कि मैक्सिमम किसका होता है? मैक्सिमम होता है ग्रेफाइट का। मैक्सिमम किसका होता है? ग्रेफाइट का। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टोरिनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन लिक्विड मेटल without get fusion. So this is the refractoriness of the molding sand. So now come to the next property of the molding sand, that is permeability. कि permeability क्या होता है? ठीक है, permeability क्या होता है उसके बारे में अब हम डील करने वाले हैं। What do you mean by permeability? permeability क्या होता है कि आपका जब लिक्विड मेटल कूल डाउन होता है तो जो गैसेस होती हैं वो एस्केप होती हैं, बाहर की ओर जाती है। आपका लिक्विड मेटल जब कूल डाउन होगा क्या हो रहा है एक्चुअली? सो यू हैव द मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स के अंदर कैविटी थी। सो दिस इज द कैविटी। इस कैविटी के चारों तरफ क्या था? मोल्डिंग सैंड था। क्या था? मोल्डिंग सैंड। सो दिस इज द मोल्डिंग सैंड एंड नाउ वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। इसके अंदर है आपका मोल्टन लिक्विड मेटल। सो दिस इज द मोल्टन लिक्विड मेटल। द रेड कलर वन इज द molten liquid metal. So this is molten liquid metal. तो जब आपका ये molten liquid metal कूल डाउन होगा, ठंडा होगा, तो गैसेस बाहर निकलेगी। गैसेस बाहर निकलेगी। ये गैसेस बाहर निकल रही है ऐसे, ये गैसेस बाहर निकल रही है ऐसे, गैसेस बाहर निकल रही है ऐसे, गैसेस चारों तरफ से। ये हीट नहीं निकल रही है, ये गैसेस निकल रही है। ये क्या निकल रही है? गैसेस निकल रही है। अब गैसों को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। गैसों को निकलने के लिए क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। और रास्ता कहां से मिलेगा? ये जो ग्रेन्स होंगे इनके बीच में कुछ गैप होगा। अब इसको मैं जूम करके बता रहा हूं। ये जो ग्रेन होंगे इनके बीच में ये गैप है।
इन गैप से होते हुए ये गैसेस बाहर निकलेगी। जितनी ज्यादा गैसेस बाहर निकलेगी उतनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी, और जितनी कम गैसेस बाहर निकलेगी उतनी कम परमेबिलिटी होगी। हम नहीं चाहते हैं कि गैसेस अंदर ट्रैप हो जाए। अगर गैसेस अंदर ट्रैप हो जाएगी तो आपकी कास्टिंग में गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कास्टिंग। याद कीजिए, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द गैस डिफेक्ट प्रेजेंट इन द कास्टिंग। तो गैस डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो तो हम चाहेंगे कि जो आपकी मोल्डिंग सैंड है उसकी सफिशिएंट परमेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेबिलिटी। So what is permeability? It is the ability of the molding sand due to which it will allow the gases to escape. ठीक है, it is the ability of the molding sand due to which it will allow the gases to escape. मतलब ये gases को बाहर जाने की अनुमति देगा, बाहर जाने की क्या देगा? परमिशन देगा। तो हम कह सकते हैं कि मोल्डिंग सैंड के पास सफिशिएंट क्या है? परमेबिलिटी, बाहर निकालने की परमिशन। तो परमिशन, परमिएबिलिटी, P फॉर परमिशन, P फॉर परमिएबिलिटी। और बाहर हम किसे निकाल रहे हैं? गैसेस को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? गैसेस को। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट विल अलाउ द गैसेस टू escape from the molding sand. Now come to the point that ये जो परमेबिलिटी होता है, जैसे रिफ्रैक्टोरिनेस था, तो रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर में हम वो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे थे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर उतनी ज्यादा रिफ्रैक्टोरिनेस। यहां पर क्या होगा? परमेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? परमेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द परमेबिलिटी नंबर। विद द हेल्प ऑफ द परमेबिलिटी नंबर। ये परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? This permeability number will be equals to VH divided by PAT. VH divided by PAT. Permeability is expressed in terms of the permeability number, and the formula of the permeability number is equals to VH divided by PAT. Vach PAT, ये याद रखना है फॉर्मूला, आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इस पे। ये क्या क्या है ये तो बताएं, बिल्कुल इजी है। V is the volume of air passing through standard specimen। इतना ही नहीं है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। इट विल बी डिफाइंड इन सेंटीमीटर क्यूब। इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। व्हाट इज H? H इज द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। हाइट ऑफ स्टैंडर्ड specimen. It will be also in the centimeter. What is P? P is the pressure difference. P is what? P is the pressure difference. अब आप थोड़ा सा गैस करके बताइए कि प्रेशर डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये दो यूनिट में लिख चुका हूं, ऐसी ही यूनिट प्रेशर डिफरेंस में आने वाली है। So it is the pressure difference, and the unit of the pressure difference will be in gram per centimeter square. Gram per centimeter square. Clear है? What is A? A is the cross sectional area. A is the cross sectional area of standard specimen. And now come to the T. What is T? T is the time required to pass the air through standard specimen. और इसकी यूनिट क्या होगी? मिनट में होगी। सर ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बार बार आ रहा है। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन क्या है? इट इज द स्पेसिमेन ऑफ द मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड का स्पेसिमेन है, नमूना है, सैंपल है, बट इट विल बी इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म में होगा? ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस विल बी द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ठीक है, इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की खास बात क्या है कि ये इसका डायमीटर है d और ये इसकी हाइट है h। इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की, सो दिस इज व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड स्पेसिमेन।
इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जो डायमीटर होगी वो हाइट के इक्वल होगी, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 इंच. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, 2 इंच. और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, d विल बी इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 2 इंटू 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5.08 सेंटीमीटर. 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 होते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू d दैट इन सेंटीमीटर. तो h की वैल्यू भी क्या आ गई है हमारे पास? सेंटीमीटर में आ गई है. नाउ कम टू द a. व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? a. व्हाट इज a? a is pi by 4 d square, that is equals to pi by 4 into 5.08 square, and it will be in the centimeter square. a भी आ चुका है आपके पास. p is the pressure difference that will be given in the question, gram per centimeter square. v is the volume of the air passing through the standard specimen. sometimes इसको भी हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि हम कितने एयर को पास करने वाले हैं. that is 2000 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये जो स्पेसिमेन होगा यहां से एयर पास कैसे करेगी? कैसे करेगी? बिल्कुल देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है. दिस इज योर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन. आप क्या करोगे? इसको यहां से कवर कर दोगे. सो इट विल बी कवर्ड फ्रॉम हेयर. जो इसका सरफेस एरिया होगा, पेरिफेरिकल एरिया, उसको आप क्या कर दोगे? कवर कर दोगे. सरफेस एरिया, बाहर वाला एरिया. और एयर को पास करवाओगे यहां से, कहीं से करवा दीजिए. एयर यहां से पास होगी. सो दिस विल बी द एयर, और एयर निकलेगी यहां से. अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण. फ्लूइड का फ्लो किसके कारण होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण. अब मुझे बताइए, नीचे हाई प्रेशर होगा या ऊपर? थोड़ा सा गैस कर लीजिए. मे बी आस्क्ड इन सम टाइम इन द इंटरव्यू, बेसिक क्वेश्चन. नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा. सो द एयर विल बी फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P. This will be equals to P. So this is the pressure difference. Say take an example. यहां पर प्रेशर है P1, यहां पर प्रेशर है P2. तो ये P क्या हो जाएगा? P will be equals to P1 minus P2. यूनिट का ध्यान रखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो परमिएबिलिटी नंबर होता है जनरली इट विल बी इन 60 to 120. दिस इज परमिएबिलिटी नंबर. अगर आपके मोल्डिंग सैंड का परमिएबिलिटी नंबर 60 to 120 आ रहा है तो इट हैज सफिशिएंट परमिएबिलिटी विच विल अलाउ द गैसेस टू एस्केप. तो ये चीज आपको क्या रखनी है? यहां पर परमिएबिलिटी में याद रखनी है. व्हाट इज द परमिएबिलिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट विल अलाउ द गैसेस टू एस्केप, एंड इट विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द परमिएबिलिटी नंबर. और परमिएबिलिटी नंबर क्या होता है? VH डिवाइड बाय पैट. वैच पैट. व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज पासिंग थ्रू द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन. और ये डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि किस डायरेक्शन से जाता है. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जाता है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब. V की वैल्यू किस में होगी? हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगी. व्हाट इज H? H इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द स्पेसिमेन. आपके स्पेसिमेन की स्टैंडर्ड हाइट है, एंड दिस स्टैंडर्ड हाइट विल बी इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन विच इज इक्वल्स टू 2 इंच. 2 इंच होता है, और 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 5.08 सेंटीमीटर होते हैं. ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है. व्हाट इज T? T इज द टाइम, एंड दिस टाइम विल बी इन मिनट. किसमें होगा? ये मिनट में होगा. क्लियर? बिल्कुल. हाँ सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर है. यहां तक हमें पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है. व्हाट इज A? इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है. अब देखिए, ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बताया है कि हम ये वाला स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेंगे, ये किसने बताया है? ये बताया है AFS. किसने बताया है? AFS. व्हाट इज AFS? AFS इज नथिंग, अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी. अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी पूरा लिख लेते हैं, शॉर्ट में नहीं लिखते. सोसाइटी, AFS ने बताया. ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये टर्म्स की जो क्या क्या यूनिट होगी वो हमें याद रखनी है. नाउ कम टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एंड इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसका आपको क्वेश्चन PN राव बुक में भी मिल जाएगा.
इस क्वेश्चन को क्या है, अब हम उसे डील करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द परमेबिलिटी नंबर। दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द परमेबिलिटी। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परमेबिलिटी, कि हमें परमेबिलिटी नंबर फाइंड आउट करना है। हमें डिफरेंट डाटा गिवन है, और वो क्या क्या डाटा गिवन है देखिए अब हम लिखते हैं। और ये परमेबिलिटी हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के थ्रू ही डिटरमाइन करते हैं। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से हमने परमेबिलिटी डिटरमाइन कर दी कोई भी सैंपल बना के, तो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें परमेबिलिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ए थ्रू ए स्टैंडर्ड सिलेंडर स्पेसिमेन, थ्रू ए स्टैंडर्ड लिखेंगे मेरे साथ, सिलेंडर स्पेसिमेन, थ्रू ए स्टैंडर्ड सिलेंडर स्पेसिमेन। अब इस स्पेसिमेन के थ्रू कितना आपके सेंटीमीटर क्यूब एयर जा रहा है, सॉरी 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज अलाउड टू एस्केप। इट इज अलाउड टू एस्केप, हमें अलाउ करना है। इट इज अलाउड टू एस्केप। अब ये कितने टाइम में हो रही है? इट इज अलाउड टू एस्केप फॉर 1.5 मिनट्स, फॉर 1.5 मिनट्स। It is allowed to escape for 1.5 minutes. So this is the question. Manometer indicates the pressure difference is, manometer indicates, अब मैनोमीटर क्या इंडिकेट करता है? प्रेशर डिफरेंस ही तो इंडिकेट करता है। U2 मैनोमीटर, मैनोमीटर इंडिकेट्स द प्रेशर डिफरेंस, द प्रेशर डिफरेंस इज 5 ग्राम per centimeter square. What will be the value of permeability number? What will be the value of permeability number? And this number should be come in between 60 to 120. So what are the different data are given? So the first thing is given that what is the value of V. ठीक है, तो कोई भी अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो जो चीज पूछी गई है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। परमेबिलिटी नंबर विल बी इक्वल्स टू VH डिवाइड बाय PAT, VH डिवाइड बाय PAT। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V? V की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ द V इज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V? V की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? 5.08 centimeter. What is the value of small p? Small p value is given as a 5 gram per centimeter square. So this will be 5 gram per centimeter square. And what is the value of the A? A will be equals to pi by 4, 5.08 square. And what is the value of the T? It is basically small t. So what is the value of the T? It will be 1.5 minute. Put all this value in this formula, you will get your answer. ठीक है, तो इस वैल्यू को रखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये वैल्यू 60 to 120 आती है या नहीं है। ये वैल्यू 60 to 120 के बीच में ही आएगी। सो दिस इज हाउ परमेबिलिटी नंबर विल बी डिफाइंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में अब हम डील करने वाले हैं। स्ट्रेंथ तो आपको खुद को पता है, मैकेनिकल इंजीनियर्स। व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेंथ? एबिलिटी टू विथस्टैंड विद द फोर्सेस, एबिलिटी टू विथस्टैंड विद द फोर्सेस। कि मोल्डिंग सैंड पर जब लिक्विड मेटल फोर्स लगाएगा तो अगर मोल्डिंग सैंड उन फोर्स को सहन कर सकती है तो हम कह सकते हैं मोल्डिंग सैंड के पास स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ठीक है, टू रिटेन इट्स शेप एंड साइज एंड टू विथस्टैंड विद द फोर्सेस अप्लाइड बाय द मोल्टन लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस, मोल्ड सैंड शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मोल्ड सैंड के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो लिक्विड मेटल के द्वारा लगाए गए फोर्सेस को सहन कर सके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ। सो द प्रॉपर्टी इज द स्ट्रेंथ, इट इज द थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड विद द फोर्सेस अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल। और मैं इसको डेफिनेशन के टर्म्स में डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं to retain a shape and size of the cavity and to withstand the forces applied by the, कौन अप्लाई करेगा? applied by the molten liquid metal
applied by the molten liquid metal molding sand should have sufficient strength। अब देखिए इसमें इतनी गहराई में डेफिनेशन लिखी गई है, पढ़ने में तो हमें इजी लग रही है, लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत चीजें छुपी हुई है और उसको आपको चीजों को निकालना है। देखिए पहली चीज, आपके पास एक मोल्ड बॉक्स होगा और उस मोल्ड बॉक्स में मोल्डिंग सैंड होगी और एक कैविटी बनी होगी। क्या बनी होगी? कैविटी। सो दिस इज द मोल्डिंग सैंड और इसके अंदर है आपकी कैविटी। अब कैविटी को हमें बनाए रखना है, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बाहर निकालते ही कैविटी छू मंतर हो जाए, गायब ही हो जाए, कुछ और ही बन जाए उसका। नहीं, जैसे ही हम यहां से पैटर्न बाहर निकालेंगे तो कैविटी उसी शेप में रहनी चाहिए और उसी शेप में रहने के लिए भी मोल्डिंग सैंड के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उसी शेप में रहने के लिए जो उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ मतलब कि जब आप यहां से पैटर्न बाहर निकालोगे तो उस कंडीशन में मोल्डिंग सैंड जो होगी वो ग्रीन सैंड होगी। मोल्डिंग सैंड होगी वो क्या होगी? ग्रीन सैंड, यानी उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो अगर सैंड में मॉइस्चर कंटेंट है तो मैं आपको बता चुका हूं उस सैंड को हम क्या कहते हैं? ग्रीन सैंड कहते हैं। तो ग्रीन सैंड के पास ग्रीन स्ट्रेंथ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी आफ्टर रिमूवल ऑफ द पैटर्न। डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए अंदर की कैविटी, डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद देखिए इसके बाद हम डालते हैं लिक्विड मेटल। क्या डालते हैं? लिक्विड मेटल। सो दिस इज द लिक्विड मेटल, दिस इज लिक्विड मेटल। और लिक्विड मेटल के पास होता है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हीट होती है लिक्विड मेटल के पास। और इतनी ज्यादा हीट होने के कारण आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ का मॉइस्चर तो क्या एवोपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा, स्टीम बन के निकल जाएगा। और जब मॉइस्चर कंटेंट 0% हो जाएगा, आपकी जो सैंड होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ड्राई सैंड। क्या कहेंगे? ड्राई सैंड। और ड्राई सैंड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे? ड्राई स्ट्रेंथ। क्या कहेंगे? ड्राई स्ट्रेंथ। आपकी ड्राई सैंड की स्ट्रेंथ को ड्राई स्ट्रेंथ कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है। कितना टेम्परेचर चाहिए मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए? ऑलमोस्ट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बट लिक्विड मेटल का टेम्परेचर तो 1000, 1100, 1200, 1500, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टिल लिक्विड मेटल हैविंग मोर हीट एंड इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ड्राई सैंड फर्दर। पहले तो मॉइस्चर कंटेंट 0 होगा, ड्राई सैंड बनेगी और ड्राई सैंड बनने के बाद ये मोल्टन लिक्विड मेटल से और हीट लेगी और और हीट लेने के बाद इस ड्राई सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉट सैंड। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉट सैंड और हॉट सैंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कहते हैं हॉट स्ट्रेंथ। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन कि सबसे पहले जो सैंड होती है वो होती है ग्रीन सैंड, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। और ग्रीन सैंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। अब क्या होता है, कैविटी में जैसे ही हम लिक्विड मेटल डालते हैं तो लिक्विड मेटल के हाई टेम्परेचर के कारण ग्रीन सैंड का तो मॉइस्चर तो कहाँ निकल जाता है? बाहर ही निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं ड्राई सैंड और ड्राई सैंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम कहते हैं ड्राई स्ट्रेंथ। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी लिक्विड मेटल के पास बहुत ज्यादा हीट है एंड इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सैंड फर्दर। ड्राई सैंड होने के बाद भी उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है तो उस ड्राई सैंड को हम ड्राई सैंड नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे हॉट सैंड, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, हॉट हो चुकी है वो। अब हॉट सैंड की स्ट्रेंथ को हम क्या कहेंगे? हॉट स्ट्रेंथ कहेंगे। सो दिस इज योर ग्रीन स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ किसकी? ग्रीन की।
ड्राई स्ट्रेंथ किसकी? ड्राई सैंड की। हॉट स्ट्रेंथ किसकी? हॉट सैंड की। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर कौन सी? हार्डनेस। अब हम हार्डनेस के बारे में जानने वाले हैं। हार्डनेस आपको पता ही होगा, हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस हैं, एब्रेशन। बस यही प्रॉपर्टी मोल्डिंग सैंड में भी होनी चाहिए, लेकिन कब और कहां होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हार्डनेस की। सो व्हाट डू मीन बाय द हार्डनेस? हार्डनेस इज टू मिनिमाइज द एरोजन। मिनिमाइज द एरोजन। किसका एरोजन? मिनिमाइज एरोजन ऑफ मोल्डिंग सैंड। It is the ability of the molding sand due to which it will minimize the erosion of the molding sand and to withstand with the forces और ये forces कौन अप्लाई कर रहे हैं? by the molten liquid metal कहां पर अप्लाई कर रहे हैं? मोल्ड सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इनको सहन करने के लिए सफिशिएंट हार्डनेस होनी चाहिए, मैक्सिमम हार्डनेस नहीं कह रहा मैं। मोल्ड सैंड शुड हैव सफिशिएंट हार्डनेस। सफिशिएंट हार्डनेस का मतलब क्या है? देखिए ये जो हार्डनेस होती है इट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मोल्ड हार्डनेस नंबर। सो इट विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल्ड हार्डनेस नंबर। ये जो मोल्ड हार्डनेस नंबर होता है इट्स वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 to 100। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 to 100। 0 is the minimum value of the mold hardness number and 100 is the maximum value of the mold hardness number। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि 0 से 100 के बीच में होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो एवरेज मोल्ड हार्डनेस नंबर होता है इट विल बी फ्रॉम 0 to 100। ऐसा कह रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो बोर्ड पर क्या कह रहा हूं। एवरेज मोल्ड हार्डनेस नंबर विल बी फ्रॉम 60 to 80। Average mold hardness number will be from 60 to 80। Why from 60 to 80? ठीक है। Now come to the point that if mold hardness number is more than 80, हार्डनेस मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है। हार्डनेस मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है और जो ग्रेन साइज है वो बहुत छोटा हो चुका है। तो अगर ग्रेन साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो इफ द मोल्ड हार्डनेस नंबर विल बी मोर देन 80, द परमिएबिलिटी विल बी डिक्रीज। द परमिएबिलिटी विल बी डिक्रीज। व्हाई? आपको पता होना चाहिए कि हार्डनेस जब इंक्रीज होती है तो ग्रेन साइज छोटे हो जाते हैं और जब डक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो ग्रेन साइज बड़े हो जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि छोटे छोटे ग्रेन्स के बीच से निकलना आसान है या बड़े बड़े ग्रेन्स के बीच से? सर बड़े बड़े ग्रेन्स के बीच से। तो जब मोल्ड हार्डनेस इंक्रीज होगी तो ग्रेन्स का साइज छोटा होता जाएगा और गैसेस के निकलने के लिए रास्ता भी छोटा होता जाएगा। तो जैसे गैसेस के निकलने के लिए रास्ता छोटा होता जाएगा तो गैसेस के निकलने की प्रॉपर्टी क्या होती है? परमिएबिलिटी। तो जैसे ही गैसों के निकलने के लिए परमिएबिलिटी कम हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? गैसेस अंदर ट्रैप हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? गैसेस अंदर ट्रैप हो जाएगी और कास्टिंग डिफेक्टिव हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ द मोल्ड हार्डनेस नंबर इज लेस देन 60 से कम हो गया तो क्या होगा? डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग विल बी डिक्रीज। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग विल बी डिक्रीज। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डिक्रीज। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। कास्टिंग की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेंथ तो आपकी मोल्डिंग सैंड की कम हो रही है, लेकिन आपकी कास्टिंग की डायमेंशनल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ तो मोल्डिंग सैंड की कम हो रही है, लेकिन मोल्ड हार्डनेस नंबर अगर 60 से कम होगा तो आपकी कास्टिंग की डायमेंशनल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी केप्ट द मोल्ड हार्डनेस नंबर, एवरेज मोल्ड हार्डनेस नंबर इन बिटवीन ऑफ 60 एंड 80, 60 से 80 के बीच में होगा। सो दिस इज अबाउट द हार्डनेस। ये क्या है? हार्डनेस। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द फ्लोएबिलिटी। अब हम फ्लोएबिलिटी के बारे में आने वाले हैं। फ्लोएबिलिटी मतलब फ्लो होने की प्रॉपर्टी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू फ्लो एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स।
मोल्डिंग बॉक्स के हर कॉर्नर में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है मोल्डिंग सैंड की, फ्लोएबिलिटी। सो कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर फ्लोएबिलिटी। इट इज योर 5th नंबर प्रॉपर्टी, फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी, so what do you mean by the flowability? It is the ability of the molding sand to flow at all the corners of the molding force, to flow at the all corners of the molding box due to ramming force। देखिए क्या हो रहा है। So this is your molding box, इसके अंदर क्या है, आपके पैटर्न है। So this is the pattern। यहां पर आपके मोल्डिंग सैंड है। देखिए अब मैं मोल्डिंग सैंड यहां थोड़ा दूर बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा दूर बनाया मैंने, ये मोल्डिंग सैंड मैंने थोड़ा दूर बनाया है, पैटर्न के पास ज्यादा बना दिया, यहां गैप रह गया ना। अब इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से रैमिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? रैमिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, रैमिंग फोर्स। तो जब हम रैमिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोल्डिंग सैंड सभी कॉर्नर में पहुंच जाती है। पहुंच गई मोल्डिंग सैंड सभी कॉर्नर में पहुंच गई, और इसके इस फ्लो होने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्लोएबिलिटी। सो द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू फ्लो। अब ये फ्लो कहां करेगी? मोल्ड बॉक्स में करेगी, और फ्लो होने से ये मोल्ड बॉक्स के सभी कॉर्नर्स में पहुंच जाएगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। नाउ कम टू द एडेसिवनेस और एडेसिव। इट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, it is the bond formation between different material or same materials। adhesive a से अलग अलग different materials, bond formation between different materials, same as cohesiveness। so what do you mean by cohesiveness? it is the bond formation, it is the bond formation between different or same material। it is the bond formation between the same material। now come to the thermal conductivity और thermal expansion। क्या होना चाहिए बताइए मोल्डिंग सैंड का? जल्दी से बताइए कि मोल्डिंग सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम? मोल्डिंग सैंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अब बस खत्म होने वाली है प्रॉपर्टीज। जल्दी से मुझे बताइए कि जो आपकी मोल्डिंग सैंड होती है, सो दिस इज योर मोल्डिंग सैंड। इस मोल्डिंग सैंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोल्डिंग सैंड शुड बी मोर और लेस। जल्दी से सोचिए, उसके बाद आप सोचिए थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए या कम? देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल में हम चले गए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में हम चलेंगे, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में चलेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी से क्या तात्पर्य है, ये क्या कहना चाहता है? सो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने सभी ने देखा है। More the value of the thermal conductivity, more will be the value of the rate of the heat transfer। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उतना टेम्परेचर जल्दी कम होगा, उतनी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। समझ रहे मेरी बात? जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा क्यू होगा, और जितनी ज्यादा हीट बाहर निकलेगी उतना जल्दी ही आपकी कास्टिंग ठंडी होगी, उतनी जल्दी ही आपकी कास्टिंग क्या होगी? ठंडी होगी। तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, कास्टिंग की नहीं, मोल्डिंग सैंड की। सो मोल्डिंग सैंड शुड हैव sufficient thermal conductivity, because it will increase the rate of the heat transfer। ये rate of heat transfer को increase करेगा, जिसके कारण आपका जो कास्टिंग है वो बहुत जल्दी ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना कास्टिंग, डिसएडवांटेज। तो टाइम को कम करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी मोल्डिंग सैंड की ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है। थर्मल एक्सपेंशन, अरे हम तो चाहते ही नहीं है एक्सपेंशन हो, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। जब आपका लिक्विड मेटल आपके मोल्डिंग सैंड में आएगा तो वो आपकी सैंड को हॉट सैंड में कन्वर्ट कर देगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ
आपकी मोल्डिंग सैंड तो फैलना चाहेगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? सो व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा टी। सॉम में चले गए हम। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जितना कम अल्फा होगा उतना थर्मल एक्सपेंशन कम होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मोल्डिंग सैंड शुड हैव लीस्ट या फिर मैक्सिमम, मोल्डिंग सैंड शुड हैव लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कम करने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वेरी गुड। सो द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज द कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी अभी मैं आपको समझाऊंगा, याद हो जाएगी, बट आफ्टर सम डेज यू विल फॉरगेट व्हाट डू यू मीन बाय द कोलैप्सिबिलिटी। तो उसको याद करने के लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है, तरीका बनाया है। C फॉर कोलैप्सिबिलिटी, C फॉर कंप्रेशन, C फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी आपकी कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी आपकी कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फ्रीली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पोरिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ श्रिंकेज होता है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और हम वो चाहते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो वो फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। कैसा हो रहा हो? फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। फ्री कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या है? जो आपकी मोल्डिंग सैंड है, कौन सी सैंड? मोल्डिंग सैंड है, डजंट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस, डजंट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मोल्डिंग सैंड के पास बहुत अच्छी कोलैप्सिबिलिटी है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट विल नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड कास्टिंग, विच मीन्स फ्री कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, आराम से कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होनी चाहिए, कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक बार है, इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ये एक टेबल पर रखा हुआ है, क्या इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं होगा। अगर इसका मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं, क्या कोई स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सेम अगर मोल्डिंग सैंड भी अलाउ करती है फ्री कॉन्ट्रैक्शन, तो हम कहते हैं कि मोल्डिंग सैंड के पास है अच्छी खासी कोलैप्सिबिलिटी। इफ इट इज नॉट, देन व्हाट विल हैपन? कुछ इस तरीके का है। फिक्स्ड बीम ले लीजिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले लीजिए, रिजिड स्ट्रक्चर। इसका अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, फैलना चाहेगी लेकिन रोक रखा है। अगर हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सिकुड़ना चाहेगी, हमने इसे रोक रखा है। सॉरी, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सिकुड़ना चाहेगी, हमने इसे रोक रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेसेस डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होगी। तो मतलब ये फ्री एक्सपेंशन एंड फ्री कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, थर्मल स्ट्रेसेस विल बी डेवलप। तो कोलैप्सिबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड विच विल अलाउ द सॉलिड कास्टिंग टू फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू विच इट विल अलाउ द सॉलिड कास्टिंग फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन को फ्रीली, आराम से वो सिकुड़ जाए, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इसलिए हम कहते हैं मोल्डिंग सैंड के पास क्या होनी चाहिए? कोलैप्सिबिलिटी होनी चाहिए, विच मीन्स इट डजंट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू द कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन के बीच में बिल्कुल भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। सो इट विल हैव द सफिशिएंट कोलैप्सिबिलिटी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। ये मोल्डिंग सैंड के सभी क्या है? प्रॉपर्टीज है, और इन प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द एडिटिव्स। और वो एडिटिव्स क्या है? आइए हम एडिटिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से एडिटिव्स को हम यूज करके इन प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। वो एडिटिव्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, उन एडिटिव्स को आपको याद रखना है। और वो क्या क्या एडिटिव्स हैं मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सॉ डस्ट
सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एडिटिव्स के बारे में। सो डस्ट और वुड फ्लोर, ठीक है। जो शो मशीन होती है आरी, उससे जो डस्ट निकलती है, ठीक है, और जो वुड फ्लोर होता है लकड़ी का कचरा, विद द हेल्प ऑफ दीज व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द कोलैप्सिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, वी कैन इंक्रीज द कोलैप्सिबिलिटी एंड permeability of the sand can be increased by mixing the sawdust same as the wood floor, and collapsibility can also be increased. ऑर्गेनिक बाइंडर्स में सो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑर्गेनिक बाइंडर्स पे आता हूं मैं। लिंसीड ऑयल, डेक्स्ट्रिन, मोलासेस, इसका यूज हम क्यों करते हैं? in order to increase the bond formation property, in order to increase the strength and the hardness. It will be used to increase the strength and hardness of the molding sand. Strength और hardness को increase करने के लिए हम यूज में लेते हैं ऑर्गेनिक बाइंडर्स। किसको यूज में लेते हैं? ऑर्गेनिक बाइंडर्स। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कोल डस्ट। Coal dust will be used to increase the surface finish. बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। Coal dust will be used to increase the surface finish. ये हम कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन एग्जामिनेशन की सरफेस फिनिश को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एडिटिव यूज में लिया जाता है? 5 तारा, 5 स्टार। नोट याद रखोगे तो नोट कमाओगे, ठीक है। सो द कोल डस्ट विल बी यूज टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश। याद कीजिए जब मैं आपको मशीनिंग पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक बैकिंग सैंड और फेसिंग सैंड के बारे में बताया था। सो दिस कोल डस्ट विल बी यूज्ड एज ए फेसिंग सैंड। अगर याद नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहां पर वो चीजें क्लियर होने वाली है। देखिए कैसे। आपके पास एक मोल्डिंग बॉक्स है, आई एम गोइंग टू रब दिस। आपके पास एक मोल्डिंग बॉक्स है, उसमें आपने पैटर्न को रखा। आप पैटर्न को रखने के बाद आप मोल्डिंग सैंड मत डालिए डायरेक्टली। पैटर्न को रखने के बाद आप क्या ना कीजिए, मोल्डिंग सैंड मत डालिए, आप कुछ और डालिए। क्या डालिए? कोल डस्ट, लाइक दैट। यह आपका क्या है? मोल्ड बॉक्स। दिस इज योर मोल्ड बॉक्स। इसमें आपके पास है पैटर्न। सो दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न। ये आपका ब्लू कलर वाला क्या है? पैटर्न, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड यूज में ले रहे हैं जिस कलर से हमने शो किया था। सो दिस इज योर pattern and the black color one is your mold box. इसमें आप क्या करोगे? पैटर्न रखने के बाद आप क्या करोगे? कोल डस्ट की स्पार्किंग करोगे, मतलब उसको छिड़कोगे अंदर की तरफ, स्प्रे करोगे उसका, ताकि वो कोल डस्ट इस पैटर्न के चारों तरफ चिपक जाए। ये लो चिपक गई, ये आपकी कोल डस्ट है। दिस इज योर कोल डस्ट, ठीक है। दिस इज योर कोल डस्ट। ये जो मैं डार्क ब्लैक कर रहा हूं, दिस इज योर कोल डस्ट, कोयले का चूरन, कोल डस्ट, कोल पाउडर। अब कोल डस्ट हम क्यों यूज में ले रहे हैं? कोल डस्ट हम इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि जो कोल होता है उसका ग्रेन साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द ग्रेन साइज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अब हम इसके चारों ओर क्या करेंगे? मोल्डिंग सैंड फिल कर देंगे। ये क्या है? आपकी मोल्डिंग सैंड। सो द ब्लू कलर वन इज हेयर मोल्डिंग सैंड। सो दिस वन इज मोल्डिंग सैंड विच इज नोन एज ए बैकिंग सैंड, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है पैटर्न को। और ये जो आपका डार्क ब्लैक कलर का है, दिस इज योर कोल डस्ट विच इज ए फेसिंग सैंड एंड इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये हमने पैटर्न के चारों तरफ लगाया है। क्या किया? चारों तरफ लगाया है। इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए उस कंडीशन में होगा कि ये है आपका मोल्ड बॉक्स, दिस इज योर मोल्ड बॉक्स। पैटर्न हम बाहर निकाल चुके हैं, तो जब हम पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या होगी? कोल डस्ट होगी, चिपकी हुई। सो दिस विल बी द कोल डस्ट, दिस विल बी द कोल डस्ट। ये है आपकी कोल डस्ट, दिस इज योर कोल डस्ट।
कौन सी डस्ट है ये? कोल्ड डस्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिक्विड मेटल डालेंगे। तो जब हम यहां से लिक्विड मेटल डालेंगे, दिस लिक्विड मेटल विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड डस्ट, सो द एवरेज हाइट ऑफ द सरफेस रफनेस विल बी डिक्रीज ऑफ द सॉलिड कास्टिंग, सो सरफेस फिनिश विल बी इंक्रीज्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोल्ड डस्ट का हम फेसिंग सैंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इट विल इंक्रीज द सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग विल बी दैट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, सो यहां पर आपकी मोल्डिंग सैंड के सभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, एडिटिव्स कंप्लीट होते हैं, और कोल्ड डस्ट को हम कैसे यूज करते हैं वो भी कंप्लीट होता है। एक ये भी पॉइंट कंप्लीट होता है कि फेसिंग सैंड के रूप में हम कोल्ड डस्ट को यूज में ले सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।